वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर 2। तो देखिएगा आज का टॉपिक, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। अर्थात हमें विद्युत विभव की गणना करना है निरक्षीय स्थिति में, लेकिन किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव हम पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निरक्षीय स्थिति क्या होती है, देखते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है वह द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इस परिभाषा को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और उसी चित्र की सहायता से हम इसका डेरिवेशन भी निकालेंगे, अर्थात विद्युत विभव की गणना भी करेंगे, व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। व्यंजक, या हम मान लेते हैं कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है और जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। क्या माना हमने कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। और हम मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, ठीक है। क्या माना हमने कि जो दोनों आवेश +Q और -Q है, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2L है। अब दोनों आवेशों के मध्य में एक बिंदु है, उस बिंदु को हम नाम देते हैं O। तो क्या देखा हमने कि दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। क्या देखा था हमने कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में। इसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R है और ये जो बिंदु P जो है ये निरक्षीय स्थिति में है। इसके बाद हमें बिंदु B से बिंदु P को मिलाया तथा बिंदु A से बिंदु P को मिलाया। अब हम इस चित्र की सहायता से निरक्षीय स्थिति की जो हमने परिभाषा लिखी थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा था हमने, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है, अर्थात वो बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। आगे लिखा है वह द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो जो बिंदु P जो है, हम जानते हैं कि AB क्या एक द्विध्रुव अक्ष है, इस द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है। और आगे लिखा था हमने, तो उस बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं, अर्थात इस बिंदु P को इस द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष हम उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब आगे देखिएगा कि जो हमने रिप्रेजेंट किया है उसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिएगा कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक है। यानी कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है
जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखिए क्या होता है। तो हमने लिखा था अतः प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव देखिएगा कितना होता है विद्युत विभव V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन BP। देखिए BP जो है ये बिंदु B से लगाकर बिंदु P के बीच की दूरी, और ये जो फार्मूला है हम विद्युत विभव की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हम पढ़ के आए थे, उसको सोल्व भी किया था। तो V1 यानी कि बिंदु B पर विद्युत विभव पहली बार निकाले, इसको 1 नाम दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और वहाँ पर R था, R जो था वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नहीं है तो हम लेते हैं BP और यहाँ से हम BP का मान निकालते हैं। देखिएगा हमारे पास POB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों बन रहा है कि जो OP जो है लंब अर्धक यानी कि 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और तो ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, ये आधार और ये लंब बन जाती है। तो हम समकोण त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से, और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ रखी है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। तो देखिए लंब तो हमको पता है R है। अब बात करते हैं आधार की। यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी है 2L, लेकिन बिंदु O जो है मध्य बिंदु पर है। ठीक है, तो यहाँ से A से O के बीच की दूरी हो जाएगी L, और O से B के बीच की दूरी हो जाएगी L। ठीक है, L और L मिलकर ये 2L बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास लंब भी आ गया है और आधार भी आ गया है, तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर मान रखते हैं लंब कितना हमारे पास, कर्ण जो है वो BP का वर्ग बराबर लंब। तो लंब हमारे पास कितना था यहाँ पर R, तो हम उसकी जगह रख देंगे R का वर्ग प्लस आधार कितना था हमारे पास यहाँ पर L, तो हम यहाँ पर रख देंगे L का वर्ग। अब देखिएगा कि BP पर वर्ग है, तो वर्ग हटेगा तो सामने वाली चीज़ जो है अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। देखिएगा BP इक्वल अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। इस प्रकार हम इस BP का मान हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस BP का मान रख देंगे ये वाला। ठीक है, मान रखने पर, ठीक है, BP का मान हमको V1 के इस BP की जगह रखना। देखिए V1 ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q ऐसा लिखा हमने, और इस BP की जगह हम यहाँ पर मान रखेंगे अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। अभी हमने बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की भी हमने गणना की थी। इसी प्रकार बिंदु A पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखिए हमने लिखा है इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये हो जाएगा V2 क्यों निकाल रहा है, -Q आवेश के कारण सेकंड बार निकाल। ठीक है, V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब -Q हम यहाँ लेंगे -Q अपॉन में, ठीक है, AP क्यों लिया कि ये जो है बिंदु A से लगाकर बिंदु P के बीच की दूरी। अब हमें यहाँ से AP का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोनों सेम है, जिस प्रकार हम BP का मान निकाला था हमने, तो हमारे पास आया था अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। तो सेम प्रोसेस, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये भी L है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी AP का मान निकालेंगे तो वही मान आएगा जो BP का आया था। तो ठीक, हम वैसे यहाँ BP की जो मान आया है वो AP की जगह हम लिख देंगे। तो देखिएगा V2, ये माइनस को हम आगे लेकर जाएंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
इंटू क्यू, और एपी का मान भी वही आएगा जब बीपी का आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बीपी वाला मान रख देंगे। ये होगा अंडर रूट आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग। अब हम आगे देखेंगे कि अतः बिंदु P पर परिणामी विभव अर्थात माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव आया इस बिंदु P पर, वो होगा इस बिंदु P का परिणामी विभव, और वो फाइनली हमारे पास होता है V इक्वल V1 प्लस V2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर V1 और V2 के जो मान हमने निकाले थे वो यहाँ पर रख देंगे। तो देखिएगा V इक्वल V1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में अंडर रूट आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग, और प्लस और V2 का जो मान था हम कोष्टक में लिख देंगे क्योंकि माइनस में था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में अंडर रूट आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग, और कोष्टक को बंद कर देते हैं। तो देखिएगा कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस का हम इंटू करेंगे तो हमेशा माइनस होगा, यानी कि मैं इस प्लस का अंदर गुणा करूँगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा। तो देखिएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फाइनली बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग। अब देखिएगा कि ये पूरा प्लस का है और ये पूरा माइनस का, और हम जानते हैं कि प्लस माइनस मिलकर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। एक प्लस का और एक माइनस का दोनों सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली बचा है V इक्वल 0। तो हम लिख देंगे कि अतः निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। तो फाइनली हमने देखा है कि किसी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, अर्थात ये एक निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और बिंदु P पर जो परिणामी विभव होता है वो शून्य होता है। इसलिए हमने यहाँ पर फाइनल में लिखा है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है।